हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है। आज हमने वो वाले टॉपिक करने हैं जो टॉपिक्स आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, लेकिन सिर्फ गो थ्रू करने हैं। तो इसलिए आज की जो वीडियो है बड़ी हम स्पीड के साथ लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे ताकि हमारे टाइम की भी बचत हो, तो हमारा सिलेबस भी कवर हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रैम से। रैम रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम को हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। इसका मतलब ये है कि रैम ने जब भी हमने कोई भी डाटा इंसर्ट करना है, इनपुट देनी है कंप्यूटर को, तो सबसे पहले किस में जाएगी? रैम में। तो रैम के अंदर बिट बाय बिट यानी करैक्टर बाय करैक्टर इसने डायरेक्ट एक्सेस ले लेनी है और फिर ऐसे ही बिट को ट्रांसफ़र कर देना होता है सीपीयू के पास। तो इसमें कोई सीक्वेंस वगैरह का चक्कर नहीं होता है, इसलिए फिर हम इसको कह देते हैं कि ये डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है। और इसको मेन मेमोरी भी कहा जाता है। मेन मेमोरी हम इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि प्रोसेसिंग के स्टार्ट में फंक्शन ही रैम का है। तो इसलिए मैं रैम ने अपने पास अपने जितने भी फंक्शंस और प्रोसेस हैं उनको सेव रखना और फिर सीपीयू की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक उनको डिलीवर करना होते हैं। Random access memory. Random access means that each individual byte in the entire memory can be accessed directly. वही बात जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई है कि एक एक बाइट जो है वो एक्सेस की जाती है टेम्परेरीली। असल मेन काम यह है कि इसने डाटा जो है वो टेम्परेरीली स्टोर करना होता है। और इसका मेन पॉइंट क्या है? रैम इज़ आ वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है कि जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑफ करते हैं तो डाटा इसका चला जाता है। रैम इज़ रीड एंड राइट मेमोरी। रीड एंड राइट मेमोरी, ये भी पॉइंट याद रखना आपने। और फिर एंड पे है रैम इज़ आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। तो लास्ट टाइम मैंने लाइव लेक्चर में आपको बता दिया था कि इसको मेन मेमोरी क्यों कहते हैं और प्राइमरी मेमोरी क्यों कहते हैं, डिटेल में मैंने आपको समझा दिया हुआ था। अब हम देखते हैं रैम की टाइप्स। रैम बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक है डी रैम और एक है एस रैम। डी से मुराद है डायनामिक और एस से मुराद है स्टैटिक। अब साइंस में कहीं भी वर्ड डायनामिक या स्टैटिक आए तो आपके फ़ौरन ज़हन में ये चीज़ आ जानी चाहिए कि जहाँ लफ्ज़ डायनामिक होगा वहाँ पे मूवमेंट होगी और जहाँ पे स्टैटिक का वर्ड होगा वहाँ पे मूवमेंट नहीं होगी। यानी स्टैटिक का मतलब कांस्टेंट, चेंजेस नहीं होंगी। डायनामिक का मतलब क्या, इसमें चेंजेस हो सकती हैं। तो डायनामिक डी रैम से मुराद होगा डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम रिक्वायर्स एन इलेक्ट्रिक करंट टू मेंटेन इट्स इलेक्ट्रिकल स्टेट। चूँकि पल्स की सूरत में इसमें इलेक्ट्रिक करंट मूव कर रहा होता है, तो अगर तो इलेक्ट्रिक स्टेट जो है वो मेंटेन है एक जगह पे, तो इलेक्ट्रिक करंट उसको मुसलसल मिल रहा है तो ये डाटा अपने पास सेव रखेगा। जैसे ही इलेक्ट्रिक स्टेट डाउन होगी तो इस ये अपना डाटा जो है वो लॉस कर देगी। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ डी रैम डिक्रीजेज विद टाइम दैट मे रिजल्ट इन लॉस ऑफ डाटा। इसको हमें बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, करंट मेंटेन रखने के लिए बार बार इसको रिफ्रेश करना पड़ता है, इस वजह से ये स्लो भी होता है। और एस रैम होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। द मेमोरी सेल्स आर मेड फ्रॉम डिजिटल गेट्स। ईच सेल कैन store data without any need of frequent charging। अगर इसको सिंपल सा मैं आपको बताऊं तो जो डायनामिक रैम है ना वो बेसिकली एनालॉग सिग्नल पे वर्क कर, और जो एस रैम है वो ज़्यादातर डिजिटल सिग्नल पे वर्क करती है। और एनालॉग में कंटिन्यूसली जो हमारे पास वेव्स होती हैं वो मूव कर रही होती हैं, लेकिन एस रैम के अंदर कंटिन्यूसली मूव नहीं होती बल्कि इनकी स्टेट्स होती हैं। तो 0 होगी या 1 होगी, इसके अलावा स्टेट नहीं होगी। CPU does not need to wait to access data। CPU को एस रैम से डाटा लेने के लिए वेट नहीं करना पड़ता, इसी वजह से ये फास्टर है डी रैम से। व्हाट इज़ रोम? रोम क्या है? बेसिकली रीड ओनली मेमोरी। रैम था रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड है। इसके अंदर द इंस्ट्रक्शंस इन द रोम रिपेयर द कंप्यूटर फॉर यूज़। इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो बार बार कंप्यूटर के अंदर रिपेयर की जाती हैं। अब आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि कंप्यूटर के अंदर हैं दो तरह की मेमोरीज होती हैं, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। और जो प्राइमरी मेमोरी है ना वो होती है रैम और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो होती है रोम। इसको सेकेंडरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने डाटा को परमानेंट स्टोर करना होता है और फिर जैसे ही कंप्यूटर ने टर्न ऑन होना है, जैसे ही कंप्यूटर टर्न ऑन होगा तो वो जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं स्टार्ट होने के लिए रोम से अपनी सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस लेगा। दीज इंस्ट्रक्शंस कैन ओनली बी रीड बट नॉट बी चेंज्ड और रीड। ये वाली इंस्ट्रक्शंस जस्ट रीड की जाएंगी, राइट नहीं की जाएंगी,
क्योंकि जब कंप्यूटर ने स्टार्ट होना है तो स्टार्ट होने के लिए उसको इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती हैं, तो वो वाली एक दफ़ा हम इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं, तो वो ही इंस्ट्रक्शन जो है वो बार बार कंप्यूटर उन्हीं को यूज़ करके उन्हीं को फॉलो करके, तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन जो है वो बार बार कंप्यूटर उन्हीं को यूज़ करके उन्हीं को फॉलो करके तो कंप्यूटर ऑन होता है और नेक्स्ट प्रोसेसिंग करता रहता है। रोम स्टोर्स एंड इंस्ट्रक्शंस आर परमानेंटली, इसमें डाटा जो होता है वो परमानेंट होता है। अगर हम कंप्यूटर टर्न ऑफ भी कर दें लेकिन इसमें डाटा सेव रहता है। इसके बाद रोम की टाइप है पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम। अक्सर इसकी एब्रीवेशन पूछ ली जाती है। पी रोम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई पी रोम होता है रेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई पी रोम होता है इलेक्ट्रॉनिकली रेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये जो डिफरेंस है टेबल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से देखना आपने। एस रैम जो है वो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ, अगर तो आपने वो डिटेल में पैराग्राफ पढ़ लिया तो इनफ है, तो उधर से ही आप ये दोनों टेबल कर सकते हैं इजीली। नहीं तो ये वाला टेबल करना ईजी होता है क्योंकि कंपैरिजन हो रहा होता है। एस रैम फास्टर होती है, डी रैम स्लोअर है। एस रैम एक्सपेंसिव होती है, रैम पावर को रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको बार बार डी रैम को बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत होती है। एस रैम कम पावर यूज़ करती है और डी रैम ज़्यादा पावर कंज्यूम करती है। इसी तरीके से रैम और रोम के दरमियान बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तकरीबन मैंने इसका पैराग्राफ आपको पढ़ा दिया है, तो ये तकरीबन वही चीज़ें हैं, ये आपने खुद ही कर लेनी है। पी रोम और ई पी रोम ये वाले मैं समझा देता हूँ, वो इसलिए मैंने उधर सिर्फ नेम ही याद किए थे, इनकी एब्रीवेशन ही आपको समझाई थी, तो डिटेल नहीं थी मैंने करवाई। पी रोम होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और ई पी रोम होता है रेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इट इज़ प्रोग्रामेबल मेमोरी, इट इज़ अरेजेबल प्रोग्रामेबल। इसका मतलब है कि पी रोम जो है इसमें प्रोग्राम हम राइट कर सकते हैं और इसमें ई पी रोम में प्रोग्राम भी हम रेज कर सकते हैं। पी रोम के अंदर यूज़र इंस्ट्रक्शंस लिख सकता है एक दफ़ा, लेकिन ई पी रोम में ऑप्शन होता है अरेज करने का। इसका मतलब है इसमें इंस्ट्रक्शंस एक से ज़्यादा बार भी लिख सकते हैं। पी रोम में जब हमने एक दफ़ा इंस्ट्रक्शंस लिख दी लेकिन दोबारा हम इसमें नहीं लिख सकते, तो लेकिन इसके अंदर अगर हमने इंस्ट्रक्शंस लिख दी हैं लेकिन दोबारा भी हम इसको रेज करके लिख सकते हैं। पी रोम में अगर कोई गलती आ जाती है, अगर इंस्ट्रक्शंस में कहीं एरर आता है तो ये अनयूजेबल हो जाएगी, लेकिन ई पी रोम को हम रेज करके दोबारा फिर यूज़ कर सकते हैं। पी रोम यूजिबिलिटी प्रोवाइड नहीं करती लेकिन ई पी रोम की यूजिबिलिटी ज़्यादा है। कैशे मेमोरी से रिलेटेड मैंने आपको ऑलरेडी लाइव लेक्चर समझा दिया था बड़े अच्छे तरीके से कि कैशे मेमोरी बेसिकली फार्टेस्ट मेमोरी है और क्लोजेस्ट मेमोरी है। यानी रैम से जब डाटा पहुंचेगा, इंस्ट्रक्शंस पहुंचेंगी हमारे पास सीपीयू पे, तो सीपीयू से पहले सीपीयू के करीब जो मेमोरी होती है वो होती है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी ने रैम से इंस्ट्रक्शंस लेनी है, अपने पास सेव रखनी है। जैसे ही सीपीयू जो है वो कैशे से इंस्ट्रक्शंस लेगा। अब कैशे मेमोरी रैम से फास्टर होती है लेकिन इसकी कैपेसिटी कम होती है, तो इसने कुछ इंस्ट्रक्शंस लेनी है, वो कंप्यूटर सीपीयू को दे देनी, उसके बाद फिर दोबारा रैम से इंस्ट्रक्शंस ले लेनी है। तो एक दफ़ा जब रैम ने इंस्ट्रक्शंस दे दी तो सीपीयू को बार बार उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर वो दोबारा रैम से नहीं लेगा बल्कि वो कैशे से ही मेमोरी इंस्ट्रक्शंस लेके तो सीपीयू को प्रोसेसिंग में ले आएगा। बस इंटरकनेक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बसेस, ये वाला टॉपिक मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया था, तो इसीलिए इसको हम स्किप करते हैं। हाउ इज़ डाटा ट्रांसफर्ड फ्रॉम सीपीयू टू मेमोरी। सीपीयू से मेमोरी में डाटा कैसे ट्रांसफ़र होता है, इनके स्टेप आपने लिखने। सिंपल है, तो सिंपल ये 4 स्टेप हैं, जिस स्टेप्स के ज़रिए सीपीयू ने डाटा मेमोरी को भेजना होता है। सीपीयू ने एड्रेस बस के ऊपर मेन मेमोरी का एड्रेस प्लेस करना है और फिर सीपीयू ने एड्रेस बस पे डाटा लोकेशन का एड्रेस पेस्ट कर देना है। जब ये 2 काम सीपीयू ने कर दिए, अब एड्रेस बस ने जब डाटा मेन मेमोरी के पास लेके आना है तो मेन मेमोरी ने एड्रेस बस के एड्रेस को देखना है। अगर तो एड्रेस मैच करता हुआ तो उसने उस डाटे को लेना है, लेके तो अपनी स्पेसिफिक लोकेशन में उसको राइट कर देना है। ये सादा सी कहानी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास सीपीयू रजिस्टर्स। अब सबसे पहले हमने रैम पढ़ा, रैम भी एक मेमोरी है। रैम के बाद हमने कैशे मेमोरी पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे रजिस्टर्स। अब रजिस्टर्स भी ही मेमोरी की टाइप है लेकिन ये सीपीयू के अंदर होते हैं और जो कैशे है वो सीपीयू के बाहर।
Register is a small high speed memory inside CPU. It is used to store data and instructions temporarily. Data is stored in registers from main memory for execution. जब भी डाटा मेन मेमोरी से सीपीयू को मिलता है तो टेम्परेरीली रजिस्टर्स उस डाटे को अपने पास सेव कर लेते हैं. CPU contains a number of registers. Each register has a predefined function. CPU के अंदर बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं और हर रजिस्टर का अपना एक काम होता है और हर रजिस्टर का अपनी एक प्रीडिफाइंड जो है वो साइज़ होता है. उसके हिसाब से इसने अपना डाटा स्टोर करना होता है. जितना साइज़ रजिस्टर का ज़्यादा होगा उतनी ही CPU की परफॉर्मेंस अच्छी होगी. तो हम देखते हैं हर रजिस्टर का अपना ही एक काम होता है. तो स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स के अंदर सबसे पहले आता है प्रोग्राम काउंटर. प्रोग्राम काउंटर ऐसा रजिस्टर है जिसने एड्रेस को नोट करना, एड्रेस को स्टोर करना है, उस एड्रेस को स्टोर करना जो कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस आनी है. रैम की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं उन इंस्ट्रक्शंस को कैशे के पास भेजना. कैशे ने यूज रजिस्टर जिसको हम कहते हैं प्रोग्राम काउंटर, इसने जो नेक्स्ट आने वाली इंस्ट्रक्शंस हैं उसका एड्रेस अपने पास सेव रखना है. और उसके बाद आती है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ने जोन सी कैशे से या रैम से इंस्ट्रक्शंस आई हैं इसने वो वाली इंस्ट्रक्शंस को सेव करना अपने पास. प्रोग्राम काउंटर ने नेक्स्ट आने वाली इंस्ट्रक्शंस का एड्रेस स्टोर करना. इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ने क्या करना है, उसने अपने पास उन इंस्ट्रक्शंस को सेव करना है जो कैशे या रैम की तरफ से सीपीयू को मिली हैं. तीसरे नंबर पे है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर. नेम से ही जाहिर है कि इसने मेमोरी के एड्रेस को स्टोर करना, मेमोरी के एड्रेस को रजिस्टर को मेमोरी के एड्रेस को स्टोर करना. और मेमोरी का एड्रेस क्या है, जहाँ पे हमारा डाटा मौजूद है उस डाटे की स्पेसिफिक लोकेशन का एड्रेस इसने अपने पास सेव करना है. मेमोरी बफर की स्पेसिफिक लोकेशन का एड्रेस इसने अपने पास सेव करना है. मेमोरी बफर रजिस्टर सीपीयू के अंदर ऐसा रजिस्टर है जिसने आने वाली और फिर जो भी डाटा हमारा जाएगा दोनों को सेव करना होता है अपने पास. उसके बाद आता है स्टैक पॉइंटर रजिस्टर. स्टैक पॉइंटर रजिस्टर का कंसेप्ट जो है ना वो एक डाटा स्ट्रक्चर्स का है. तो डाटा स्ट्रक्चर के अंदर एक कंसेप्ट यूज़ किया जाता है लीफो का, लास्ट इन फर्स्ट आउट. फॉर एग्जांपल आप एक गिलास के अंदर सिक्के डालते हो, ठीक है, तो उन सिक्कों को जब आप निकालोगे तो जो सबसे एंड पे हमारे पास सिक्का होगा उसको सबसे पहले हम गिलास से रिमूव करेंगे. तो इस तरीके से जो सबसे लास्ट पे इन होगा उसको हम सबसे पहले बाहर निकालेंगे. तो जो स्टैक पॉइंटर है इस टेक्निक पे वर्क करता है. तो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर में भी हमारे पास डाटा स्टोर होता है. तो लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस सबसे उन तमाम इंस्ट्रक्शंस में से सबसे एंड पे जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं उन इंस्ट्रक्शंस को सीपीयू की तरफ भेजना है और जो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन आई होगी उसको उसने सबसे एंड पे प्रोसेसिंग के लिए भेजना. उम्मीद है आपको रजिस्टर की समझ आ गई होगी. ये थे